प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, मैं आपका एडुकेटर राजा यादव आपका अपने यूट्यूब परिवार SWR ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th नर जनन तंत्र। हमने सोचा जब चैप्टर 2 शुरू ही कर रहे हैं तो क्यों ना हम पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम करा देते हैं बच्चों को। डायग्राम के साथ पूरा थ्योरी बता देते हैं। फिर उसके बाद हम अपने प्यारे बच्चों को फिर यह चैप्टर का टॉप 10 क्वेश्चन दे देंगे। बस वन शॉट में दे देंगे, वन शॉट कर देंगे और हमारे बच्चे पढ़ लेंगे और हमारे बच्चे अच्छा नंबर लाएंगे इस चैप्टर से। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र क्या होता है, जो कि हमारा जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है, जिसे हम बायोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हम आपके लिए लाए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों, क्या नर जनन तंत्र या 5 नंबर से लेकर 7 नंबर 4 नंबर से लेकर 5 नंबर तक के आता है। ठीक है, आपको यह 9 नंबर में भी शायद ये 9 नंबर का भी आता है और पूछा जाएगा हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में। बच्चों, आप इसे कर लेते हैं ना तो ये 100% पक्का आएगा, यकीन के साथ कह सकते हैं, क्योंकि ये 3 से 4 साल लगातार पूछा गया है। जैसे नर जनन तंत्र क्या है, मादा जनन तंत्र क्या है। मादा जनन तंत्र में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों वो भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार नर जनन तंत्र में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब वीडियो लाएंगे हम नर जनन तंत्र की, तो उसमें भी आपको एकदम बेहतरीन अच्छे ढंग से समझा देंगे, आप भूल नहीं पाएंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th नर जनन तंत्र, जो कि जीव विज्ञान है, बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 2, जिसको चैप्टर नंबर 2 है मानव जनन। तो आइए हम देखते हैं नर जनन तंत्र क्या होते हैं। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, नर जनन तंत्र क्या होता है। जैसे कि आपको पता है, नर जनन तंत्र एक प्रकार का एक ऐसा अंग है जिसके बिना मानव जीवन सर्वाइव करना बहुत ही कठिन, नामुमकिन कह सकते हैं होता है। ठीक है, परंतु अब नई तकनीकी आ जाने के कारण इसके बिना भी रहा जा सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं हम नर जनन तंत्र, जो कि बच्चों यह हमारे सिलेबस में 5 नंबर में पूछा जाता है। नर जनन तंत्र क्या है, जिसे हम मानव में, मनुष्य में योनि भी कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो जो आपको ये दिख रहा होगा बच्चों, ये जो गोला दिख रहा है, यहाँ देखिए ये 2 गोला दिख रहा है ना, तो ये है अंडा, जिसको हम कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं? अंडा है। तो ये क्या बच्चों, जिसको हम वृषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम वैज्ञानिक भाषा में वृषण कहते हैं, तथा हम इसको गाँव की भाषा में अंडा कहते हैं। ठीक है, अंडाशय जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा वृषण हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया वृषण, और जो उसके ऊपर एक देखिए एक लेयर और है ना, यहाँ देखिए एक लेयर और है। इसे हम क्या कहते हैं पता है? इसे हम कहते हैं आधिवृषण। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? आधिवृषण। इसे हम क्या कहते हैं? आधिवृषण। क्या कहते हैं? ये जो 2 हमारे पास वृषण हैं, इसे तो हम वृषण कहते हैं, यानी अंड कहते हैं, अंडा। और जो हमारे पास यहाँ देखिए एक लेयर और चढ़ी रहती है, कुछ इस ऐसे से गुथी हुई रहती है, इसे हम कहते हैं आधिवृषण। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? आधिवृषण कहते हैं। जो एक लेयर जैसे कह सकते हैं गुथी हुई संरचना रहती है, ऐसे रहती है बच्चों। देखिए यहाँ पर हम आपको कैसे बताएं, ऐसे लगी रहती है। तो ये जो संरचना ऐसे करके लगी है, इसे हम कहते हैं आधिवृषण। क्या कहते हैं बच्चों? आधिवृषण कहते हैं। और हाँ बच्चों, ये देखिए, ये जो ऊपर ये पाइप नुमा संरचना गई है, यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ अभी हम आपको बताएंगे ये कौन सा भाग है। तो जब ये ऊपर जो पाइप नुमा संरचना गई है, इसे हम बोलते हैं शुक्रवाहक, क्योंकि हमारे वृषण के अंदर शुक्राणु पाए जाते हैं। ठीक है, और शुक्राणु कहाँ पाए जाते हैं? वृषण पाए जाते हैं। वृषण से ही बच्चों शुक्राणु बनते हैं। तो वृषण से जब शुक्राणु बनेंगे, तो शुक्राणु जिस मार्ग से जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? शुक्रवाहक, जिसे शुक्रवाहक नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्रवाहक नलिका, क्योंकि इसी से होकर शुक्राणु बाहर जाते हैं। कहाँ पर? बाहर जाते हैं
शुक्राशय भाग से होते हुए मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो यही हमारा होता है शुक्रवाहक नलिका। शुक्रवाहक नलिका क्या होता है? जो शुक्राणु को वृषण से शुक्राणु को बाहर ले जाने वाली नलिका ही शुक्रवाहक नलिका होती है। तो बच्चों ये जब जाता है, यहाँ देखिए, ये जब जाएगा तो ये जो यहाँ जिस भाग में खुलेगा उस भाग में उसके पीछे एक छोटी सी, कह सकते हैं एक सेम के बीच के आकार की एक छोटी सी 3 कोना की एक संरचना होती है जिसे हम कहते हैं शुक्राशय। शुक्राशय क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? शुक्राशय कहते हैं। यहाँ देखिए क्या बना है ना, आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये जो यहाँ देखिए ये छोटा सा थैलीनुमा संरचना है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं शुक्राशय। इसमें एक चिपचिपा लिक्विड भरा रहता है, ठीक है, जिसमें ये जो शुक्राणु होता है इसको गति प्रदान करने में सहायता करता है। यानी कह सकते हैं कि अभी मतलब उसमें जो मैथुन करने में सहायता करता है। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ देखिए ये जो तो पूरा बड़ा भाग है, यहाँ देखिए ये जो पूरा बड़ा भाग है, ये पूरे बड़े भाग को क्या कहते हैं? मूत्राशय। यहीं पर आकर हमारा किडनी के बाद ये तो हमारी हो गई किडनी नलिका। ये जो नलिका आई है बाहर से, इसे हम कहते हैं किडनी नलिका। ठीक है, मतलब किडनी द्वारा जो इसमें मूत्र आता है तो ये मूत्राशय में ही इकट्ठा होता है, ना कि हमारे सिसन से बाहर निकलता है। नहीं, पहले हमारे मूत्राशय में एकत्रित होता है, एकत्रित हो जाता है। फिर उसके बाद बच्चों देखिए यहाँ पर देखिए ये संरचना जो बन रही है, यहाँ देखिए ये जो एक यहाँ पर बगल बगल बन रही है बच्चों, ये जो ये ग्रंथि होती हैं, ये होती हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या होती हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि। यही प्रोस्टेट ग्रंथि है जिसके मतलब कह सकते हैं कि जिसके सहायता से ही हमारा जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है अगर ढीला पड़ जाता है, मतलब जो मनुष्य की जो नर होता है, नर की जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है ढीली पड़ जाती है, तो मतलब बिना मतलब कहते नहीं है कि किडनी खराब हो गई है, बिना मतलब टॉयलेट की, यही टॉयलेट निकल जा रही है, तो यही प्रोस्टेट ग्रंथि ही खराब होती है। तो यही खराब हो जाती है, नहीं कह सकते हैं कि हमारी जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है ये एक्सपायर कर जाती है, या तो मतलब कह सकते हैं खराब हो रही होती है। तो बिना मतलब बहुत से लोगों जैसे दारू वारू जो पीते हैं ज़्यादातर, जिनके या तो इसमें कैंसर रहता है, वो खराब हो जाने के कारण पेशाब अपने आप हो जाती है जिससे। ठीक है, तो आपको इतना उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक, यहाँ देखिए ये जो यहाँ देखिए बच्चों ये संरचना है, ये सीसन की संरचना है। सीसन एक उत्थान पिंड मतलब कह सकते हैं कि 3 कोना संरचना होता है जिसे सीसन मुंड। ये जो यहाँ देखिए बाहरी देखिए बाहर ये जो 3 मतलब कह सकते हैं कि ये बाहरी उभरा हुआ संरचना है, उभरी हुई संरचना को हम कहते हैं सीसन मुंड। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सीसन मुंड कहते हैं। उभरी हुई संरचना को सीसन मुंड कहते हैं। और जो ये नलिका आ रही है, देखिए यहाँ पर नलिका आ रही है ना, ये मूत्र मार्ग है। यहाँ देखिए मूत्र मार्ग है। ठीक है, मूत्र मार्ग से ही क्या आता है बच्चों? मूत्र आता है, तथा यही मार्ग से ही वीर्य बाहर निकलता है। मूत्र मार्ग और वीर्य मार्ग दोनों एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। एक टाइम में एक ही आ सकता है, या तो वीर्य आ सकता है या तो मूत्र ही बाहर आ सकता है। उम्मीद है आपको डायग्राम समझ में आया होगा। अब आइए हम आपको समझाते हैं एक एक करके सभी भाग को। शुक्राशय क्या होता है, वृषण क्या होता है, अधिवृषण क्या होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है, मूत्राशय क्या होता है, मूत्र मार्ग क्या होता है, सीसन मुंड क्या होता है। आइए हम आपको समझाते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र क्या होते हैं? तो जैसे कि आपको पता है नर जनन तंत्र को हम निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कितने भागों में बांटा गया है नर जनन तंत्र। नंबर 1 पॉइंट है बच्चों वृषण, यानी जिसको हम टेस्टिस्ट भी कहते हैं। तो वृषण क्या होता है आइए देखते हैं। पुरुषों में एक जोड़ी वृषण पाया जाता है, जैसे कि आपको पता ही है पुरुषों में एक जोड़ी वृषण पाया जाता है जो उदर गुहा के नीचे स्थित होता है। ठीक है, उदर गुहा बोले तो जो दोनों टांगों के बीच में यानी कह सकते हैं नीचे स्थित होता है। ये 4 से 5 सेंटीमीटर के होते हैं बच्चों। कितने सेंटीमीटर के होते हैं? 4 से 5 सेंटीमीटर के होते हैं, लंबे होते हैं। ठीक है, और इनकी लंबाई कितनी है? 4 से 5 सेंटीमीटर की इनकी लंबाई होती है और 2.5 सेंटीमीटर मोटे व 25 ग्राम भार होता है। जो इनका भार होता है, वजन जिसको कहते हैं,
तो जो वृषण का वजन होता है बच्चों वो 25 ग्राम भार वाले होते हैं तथा वृषण के चारों ओर एक त्वचा की थैली नुमा संरचना होती है। तो जो वृषण होता है उसके चारों नुमा, हमने आपको बताया था बिना क्या, जो त्वचा नुमा संरचना होती है, जो वही थैली में तो ही लटका रहता है ना। आप थोड़ा शर्माइएगा नहीं, क्योंकि बच्चों बायोलॉजी है, बायोलॉजी में शर्माना थोड़ा गलत होता है, क्योंकि कहते हैं हमारे टीचर कि शर्माता वही है जो कि बदतमीज होते हैं, क्योंकि हमको नॉलेज लेना है, नॉलेज में शर्माने की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए देखते हैं। तो एक त्वचा की थैली नुमा संरचना होती है, जैसे कि आप जानते ही हैं, जो एक थैली नुमा संरचना होती है उसमें दोनों दोनों वृषण लटके हुए होते हैं। ठीक है, तो जिसे वृषण कोश कहते हैं। देखिए यहाँ देखिए, वृषण कोश इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वृषण थैली नुमा संरचना में लटके हुए होते हैं। अभी आप कहेंगे सर ये बाहर ही क्यों होते हैं, अंदर क्यों नहीं होते? तो अगर यहाँ देखिए, जो 3 डिग्री सेल्सियस तापमान को कम रखते हैं। अगर शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है तो इसका तापमान शायद 34 से 35 डिग्री ही होता है। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा होता है तो शुक्राणु की डेथ होने लगती है, अर्थात कह सकते हैं मनुष्य में वीर नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो तापमान 3 डिग्री के तापमान से कम हो जाता है, कम रखते हैं, जिससे वृषण के अंदर बने शुक्राणु जीवित रहें। आपको बताया ना हमने, अगर वही 30 वहाँ पर 37 हो जाए, 37 शुक्राणु को अगर गर्मी मिल जाए तो वो मर जाएगा, जीवित नहीं रहेगा। शुक्राणु जीवित रहते हैं। वृषण में मुख्य रूप से 3 कोशिकाएं होती हैं। नंबर 1 सर्टोली कोशिका, नंबर 2 देखिए जो शुक्राणुओं को क्या करती हैं, पोषण प्रदान करती हैं। नंबर 1 सर्टोली कोशिका होती है जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। नंबर 2 नर जर्म कोशिका जो शुक्राणुओं को निर्मित करती है, यानी शुक्राणुओं को बनाती है, यानी मेक करती है, यानी शुक्राणु बनाने में सहायता करती है। बच्चों यही नर जर्म कोशिका ही होती है जिसके कारण शुक्राणु निर्मित होते हैं। अगर यही बहुत से लोगों में नर जर्म कोशिका अधिक शुक्राणु न निर्मित कर पाने के कारण वो पिता नहीं बन पाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं और आगे क्या कह रहा है। फिर तीसरा कह रहा है लीडिंग कोशिका, या जिसे हम अंतराली कोशिका भी कहते हैं। बच्चों वृषण में देखिए, लीडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका भी कहते हैं, जो वृषण में टेस्टोस्टेरोन, देखिए अभी आ गया ना, वह एंड्रोजन। आप जब जिम जाते हैं जिम में क्या बढ़ता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, वह एंड्रोजन बढ़ता है, जिसके कारण हमें ताकत आती है, और ताकत आने के कारण ही प्यारे बच्चों हमारे शरीर में ऊर्जा होती है, जिसके कारण हमारे शरीर लंबा चौड़ा, कह सकते हैं कि सही मतलब बहुत हैवी बॉडी हो जाती है। ठीक है, हार्मोन्स का स्रावण करती है, मतलब जो अंतराली कोशिका होती है, लीडिंग कोशिका होती है, टेस्टोस्टेरोन व एंड्रोजन हार्मोन्स का स्रावण करती है, जिसके कारण हमारे शरीर में कह सकते हैं अत्यधिक शक्ति आ जाती है। ठीक है, अब आपको वृषण समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अधिवृषण क्या होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। यह लगभग 6 सेंटीमीटर लंबा, अभी हमने आपको दिखाया था ना अधिवृषण, तो यह लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी अधिक व अल्पविराम के आकार के होती हैं। ये यहाँ देखिए अतिकुंडलित नलिकाकार संरचना होती है, जो चपटी व अल्पविराम के आकार के होती हैं। ठीक है, कैसी होती हैं तो बच्चों, तो यह चपटी हुई होती है व अल्पविराम आकार के होती हैं। शुक्राणुओं को शुक्रवाहिनी में पहुंचाने के लिए शुक्राणुओं को शुक्रवाहिनी में पहुंचाने के लिए मार्ग प्रदान करती है, और शुक्राणु को स्खलन मतलब कह सकते हैं वीर्य जिसको गिराने में या तो कह सकते हैं भेजने में पहले पोषण प्रदान करती है, जिसके कारण वीर्य तेजी से आगे बढ़ता है। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा नंबर क्या कह रहा है। तीसरा नंबर कह रहा है शुक्रवाहिनी, जिसको हम कहते हैं डस्टस डिफरेंस। देखते हैं, यह लगभग 45 सेंटीमीटर का होता है। कितने सेंटीमीटर का होता है, तो यह लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी कुंडलित नलिका है, जो शुक्राशय को तक फैली होती है। कहाँ तक फैली होती है,
शुक्राणु से लेकर वृषण से लेकर शुक्राशय तक फैली होती है। ये शुक्राणुओं को कह सकते हैं मार्ग बनाती है, मतलब शुक्राणुओं को ले जाने में सहायता करती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, मूत्र मार्ग क्या होते हैं। तो ये मूत्र मार्ग जिसको हम कहते हैं आइए देखते हैं मूत्र मार्ग यह मूत्र मार्ग से प्रारंभ होकर मूत्रवाहिनी नलिका से होते हुए श्वसन के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, श्वसन के शिखर पर खुलते हैं कौन, मूत्र मार्ग। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है, श्वसन क्या होते हैं। आइए देखते हैं, नर में श्वसन वेलनाकार उत्थानशील मैथुनांग या लिंग होते हैं जो त्वचा से ढके होते हैं। आपको पता है कि नर मनुष्य में एक होते हैं जो उत्थान पिंड व मैथुनांग अंग होते हैं जो त्वचा से ढके हुए होते हैं व उदर से लटके हुए, मतलब कह सकते हैं कि हमारे जो उदर होता है, हम मतलब जो मनुष्य के उदर होता है, मनुष्य में मानव में आप कह सकते हैं पुरुष में उदर से लटके हुए होते हैं। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 6, सहायक जनन ग्रंथियाँ क्या होती हैं। आइए देखते हैं, इसे 3 ग्रंथि होती है। नंबर 1 शुक्राशय, यह लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी थैली नुमा संरचना है जो मूत्राशय के पश्चिम भाग में स्थित होती है। ठीक है, जो शुक्राशय होता है कहाँ होता है, तो यह लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी, अभी हमने आपको दिखाया था ना, मूत्रवाहिनी नलिका के ऊपर एक शुक्राशय नलिका थी जो 5 सेंटीमीटर लंबी व थैली नुमा संरचना होती है जो मूत्राशय के पश्च भाग में स्थित होती है। ठीक है, शुक्राशय से पीले व क्षारीय द्रव का स्त्रावण होता है। जो शुक्राशय होता है बच्चों, उससे पीला व क्षारीय द्रव निकलता है जो वीर को हमने बताया था ना 60 से 70% भाग बनाता है और इसके फ्रक्टोज व शर्करा व सेमिनोजेमिन व प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोटीन होते हैं जो शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करते हैं जिससे वीर गाढ़ा हो जाता है और इसी को क्या कहते हैं, सुक्रिय जिस मतलब सुक्रिय द्रव भी कहते हैं। इसे शुक्राशय को ही सुक्रिय द्रव भी कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। हमारा पॉइंट नंबर 2 है प्रोस्टेट ग्रंथि जिसे हम प्रोस्टेट ग्लैंड भी बोलते हैं इंग्लिश में। यह ग्रंथि मूत्र मार्ग के आधारी भाग पे चारों ओर स्थित होती है जो हल्के अम्लीय तथा तरल श्रवण करती है और वीर्य का 30% भाग ये भी बनाती है। हमने आपको बताया ना कि ये अगर कुछ गलतियां करने से ये खराब हो जाती हैं, कह सकते हैं कि मतलब ढीली हो जाती हैं, जिसके कारण हमें कई सारी दिक्कतें आती हैं। तो क्या कर रहा है, 30% भाग बनाते हैं। इसमें फास्फेटेस प्रोटीलाइटिक एंजाइम का स्त्रावण करते हैं जिससे वीर्य के अधिक स्कंदन को रोकता है। मतलब जैसे कह सकते हैं कि एक जो सामान्य मनुष्य होता है, स्वस्थ मनुष्य होता है, उसे 4 ml ही वीर्य एक बार में निकल सकता है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं निकल सकता। ठीक है, तो ये क्या करता है, स्कंदन को रोकता है और कह सकते हैं कि शुक्राणु सक्रिय रहते हैं, जिससे शुक्राणु क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 3 है बल्बोइरेथिल ग्रंथि या काउपरस ग्रंथि। क्या कहते हैं, बल्बोइरेथिल ग्रंथि या काउपरस ग्रंथि। आइए देखते हैं, तो आइए देखते हैं बच्चों पॉइंट नंबर 3 बल्बोइरेथिल ग्रंथि या काउपरस ग्रंथि। ये ग्रंथि प्रोस्टेट के नीचे होती है। हमने आपको प्रोस्टेट ग्रंथि भी दिखाया था, तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो थी उसके नीचे ही क्या होती है, बल्बोइरेथिल ग्रंथि होती हैं जो अंडाकार संरचना होते हैं। हमने आपको दिखाया था दो छोटी छोटी यहाँ पर जैसे बगली मतलब कह सकते हैं छोटी छोटी संरचना थी, वो अंडाकार थी ना, चित्र था, तो वही अंडाकार जो ग्रंथि थी वही है बल्बोइरेथिल ग्रंथि या काउपरस ग्रंथि। ये गाढ़े पारदर्शी व चिपचिपे क्षारीय द्रव का स्त्रावण करते हैं, यानी मूत्रमार्ग में करते हैं, जिससे लैंगिक संबंध बनाने में आसानी होती है। कब
जब बल्बोरेथिल ग्रंथि या काउपरस ग्रंथि से गाढ़े रंग का पारदर्शी चिपचिपा पदार्थ स्रावण होता है। ठीक है, इसे ही कहते हैं बल्बोरेथिल ग्रंथि। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या है? पॉइंट नंबर 4 है वीर्य, जिसको हम स्पर्म भी कहते हैं। यह सहायक जनन ग्रंथियों एवं शुक्राणुओं का एक तरल मिश्रण होता है। यह सहायक जनन ग्रंथि तथा शुक्राणुओं का एक तरल मिश्रण होता है जो श्वेत चिपचिपा तथा क्षारी द्रव होता है। एक बार में मैथुन में दौरान हमने आपको बताया था ना कितना 4 ml वीर्य निकलता, कितना निकलता है? सिर्फ 4 ml वीर्य ही निकलता है, जिसमें 40 करोड़, कितना बच्चों? 40 करोड़ भूलिएगा नहीं, आप इसको जरूर याद कर रहिएगा। कितना होता है? 40 करोड़ शुक्राणु रहते हैं बच्चों एक बार में। सिर्फ ये शुक्राणु को गति व पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है, अब आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि बच्चों हमारा हुआ आज क्या, हमारा हुआ नर जनन तंत्र और नर जनन तंत्र के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें। और हाँ बच्चों, वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।